हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैक्सिमम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी तैयारी जमकर कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस नंबर 16 करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। चूँकि पिछले वीडियो में हम लोग ने 50 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया था, तो आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, वीर्य में जीवित शुक्राणुओं का अनुपस्थित होना कहलाता है। ए है एजुस्पर्मिया, बी है टेट्राजुस्पर्मिया, सी है ओलिगोजुस्पर्मिया और डी है ओलिगोस्पर्मिया। तो वीर्य में क्या है, सीमेन में दोस्तों जीवित शुक्राणुओं का अनुपस्थित होना क्या कहलाता है? तो वो होता है एजुस्पर्मिया कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? एजुस्पर्मिया कहलाता है। अनुपस्थित होना शुक्राणुओं का एजुस्पर्मिया कहलाता है। अगर सामान्य से शुक्राणुओं की जो है सीमेन में सामान्य से शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है तो उसे ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे। अगर सामान्य से कम हो जाती है स्पर्म्स की संख्या जो है तो ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, माँ में नर्स द्वारा किस जोखिम की निगरानी की जानी चाहिए जिसने अभी अभी प्लेसेंटा प्रीविया के साथ गर्भावस्था के बाद नवजात शिशु को जन्म दिया है? ए है संक्रमण, बी है क्रोनिक हाइपरटेंशन, सी है छोटी नसों में रक्त के छोटे छोटे थक्के बनना, डी है हेमरेज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या है? माँ में नर्स के द्वारा किस जोखिम की निगरानी करनी चाहिए जिसने जो है प्लेसेंटा प्रीविया के साथ गर्भावस्था के बाद नवजात शिशु को जन्म दिया। यहाँ पे क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया के साथ कह रहा है दोस्तों। तो किसकी देखभाल करनी चाहिए? तो किस जोखिम की? तो वो है हेमोरेज। ठीक है दोस्तों, किसकी? तो हेमोरेज। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? जब जो है सर्विक्स के द्वार को जो है प्लेसेंटा जो है ढक देता है तो वही स्थिति जो कहलाती है वो प्लेसेंटा प्रीविया होती है। ठीक है दोस्तों, इसी में इसमें क्या होता है, काफ़ी जटिलताएं से जो है प्रसव होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डर रहता है कि कहीं जो रक्त की जो वाहिनियाँ है वो कहीं फट ना जाए। तो यही क्या होता है, इसी की जो है निगरानी करनी चाहिए नर्स को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन है, यह किसने प्रतिपादित किया था? ए है पॉल लिगन्स ने, बी है एवरेट रॉजर्स ने, सी है स्पेंसर हैच ने, डी है रॉबर्ट चैम्बर्स ने। तो अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन है, ये किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? वो है रॉबर्ट चैम्बर्स ने। तो ये क्या है, आपको याद रखना है, अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन है, रॉबर्ट चैम्बर्स ने। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। वह सिद्धांत जो अनुकृति अथवा प्रेक्षण ज्ञान पर बल देता है कहलाता है? ए है मनोसामाजिक सिद्धांत, बी है साइकोसेक्सुअल सिद्धांत, सी है सामाजिक सीख सिद्धांत, डी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यहाँ पे अनुकृति और प्रेक्षण के ज्ञान पर बल देता है, तो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? वो है सामाजिक सीख का सिद्धांत। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सामाजिक सीख का सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है, एरिक एरिक्सन ने। साइकोसेक्सुअल सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रॉयड है। और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो लेव वाइगोत्स्की है। ठीक है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था? ए हरलॉक ने, बी है गेसिल ने, सी हेविंगहर्स्ट ने, डी है पावलोव ने। तो विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया था दोस्तों? तो ये हेविंगहर्स्ट ने दिया था। किसने? हेविंगहर्स्ट ने दिया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है? ए है 20 से 50, बी है 20 से 39, सी है 25 से 55, डी है 25 से 60। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष कितना होता है? 20 से 39 होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी 20 से 39 होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है।
क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से ए है श्वसन क्रिया आरंभ होती है, बी है रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, सी है निर्देशित होता है कि वह भूखा है, डी है निर्देशित होता है कि वह दर्द में है। तो जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होता है दोस्तों, तो होता है श्वसन क्रिया आरंभ होती है। आंसर क्या हो जाएगा, ए श्वसन क्रिया आरंभ होती है। जब शिशु का जन्म होता है तो क्या होता है, जब वह रोता है उसके फेफड़े क्या होते हैं, खुल जाते हैं और इससे क्या होता है, श्वसन क्रिया आरंभ होती है। ठीक है दोस्तों। और जन्म के समय बालक का जो है श्वसन की गति कितनी होती है दोस्तों, तो 40 से 45 पर मिनट जो है इसकी श्वसन गति होती है जन्म के समय। ठीक है, प्रारंभ में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा देश के कितने राज्यों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं? ए है 16, बी है 17, सी है 18, डी है 19। तो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है मुंबई में है, मुंबई में है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। और इस कितने राज्यों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं चला रहा है दोस्तों, प्रदान की जा रही है इसके द्वारा, कितने राज्यों में, तो वो है 18। ठीक है दोस्तों, 58 का सी हो जाएगा, 18 राज्यों में जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। सिरके में होता है, ए है सिट्रिक अम्ल, बी है लैक्टिक अम्ल, सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी है एसिटिक अम्ल। तो सिरके में क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। दूध का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु है, ए है 6.6, बी है 5.6, सी है 4.6, डी है 5.2। तो दूध का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है 4.6 होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 60 का आंसर सी हो जाएगा, 4.6 होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगुना हो जाता है? ए है 3 माह के, बी है 6 माह के, सी है 9 माह के, डी है 12 माह के। तो किस बच्चे का आरंभिक वजन दोगुना होता है दोस्तों, तो वो होता है 6 मंथ के बच्चे का जो है आरंभिक वजन दोगुना होता है। कि आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 6 मंथ। ठीक है, अगर पूछेगा 3 गुना कितने उम्र के बच्चे का होता है, तो वो होता है 1 ईयर के। ठीक है दोस्तों, 1 ईयर्स के बच्चे का जो है 3 गुना हो जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है। अनाज का एक एक्सचेंज देता है, ए है 100 कैलोरी, बी है 70 कैलोरी, सी है 50 कैलोरी, डी है 40 कैलोरी। तो अनाज का एक एक्सचेंज कितना देता है, कितने कैलोरी देता है, तो वो है 50 कैलोरी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है। चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है, ए है एंथोजेंथिन, बी है विटालिन्स, सी है बीटालिन्स लाइकोपिन, डी है क्लोरोफिल। तो चुकंदर में क्या पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग जो है किस कलर में होता है, जो इसका कलर चुकंदर का होता है वो किस जो है पिगमेंट के कारण जो है होता है वो कलर, वो तो है आंसर क्या हो जाएगा, बीटालिन्स के कारण। क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटालिन्स के कारण उसका रंग जो ऐसा होता है चुकंदर का। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन मिलाकर पुनः बनाया जाता है, ए है ठंडा जल, बी है गर्म जल, सी है गुनगुना जल, डी है अत्यंत गर्म जल। तो निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन जो है क्या मिलाकर दोस्तों पुनः बनाया जा सकता है, तो गुनगुना जल मिलाकर। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किए जाने की पद्धति है, ए है FFI, डी है FIF, सी है FIFO, डी है FOFI। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किए जाने की पद्धति क्या होती है, फीफो कहलाती है, सी हो जाएगा FIFO कहलाती है। ठीक है दोस्तों, FI फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। एक बालक सावधान होगा जब वह समझेगा ए है जानवरों का खतरा, बी है खेलना, सी चित्रकारी, डी है दीवा सपना। तो सावधान कब होगा? जो वह जानवरों का खतरा समझ जाएगा कि जानवरों से खतरा होता है, तो क्या हो जाएगा? वो सावधान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है, ए है सूक्ष्म जीवों को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, बी है क्रीम निकालने के लिए, सी है खमीर खत्म करने के लिए, डी है विटामिन बढ़ाने के लिए। तो दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है, क्यों दोस्तों? तो सूक्ष्म जीवों को मारने तथा दूध को लंबे समय तक क्या सुरक्षित रखने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है? ए सोडियम बेंजोएट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम एसीटेट। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है। शल्य क्रियात्मक प्रसव के लिए मां को दी गई स्थिति है, ए है कमर के नीचे तकिया के साथ सुपाइन स्थिति, बी है अर्ध फॉलर स्थिति, सी है पेट के बल, डी है पार्श्व की स्थिति। तो शल्य क्रियात्मक प्रसव के लिए मां को दी गई स्थिति क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो कमर के नीचे तकिया के साथ सुपाइन स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। एंडोमेट्रियोसिस की सामान्य जगह है, ए है ओवरी, बी है पाउच ऑफ डगलस, सी है हिस्टेरेक्टोमी के बाद बनने वाला उदरी स्कर, डी है उपयुक्त सभी। तो एंडोमेट्रियोसिस की सामान्य जगह क्या कहाँ होती है दोस्तों? तो वो है पाउच ऑफ डगलस, बी हो जाएगा आंसर, पाउच ऑफ डगलस। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है इसको। एमनेसिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डिस्फेजिया, न्यूरोसिस, एडीएचडी को आमतौर व्यग्र, हाइपर एक्टिविटी, श्रवण संबंधी समस्या, भाषा की विक्षति, स्वयं भूखे रहना, स्मृति की हानि। तो दोस्तों एमनेसिया किससे संबंधित है? तो वो है स्मृति की हानि से। स्मृति की हानि को एमनेसिया कहते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? इसके बारे में मैंने बताया था कि व्यक्ति क्या है, वजन बढ़ने के भय से जो है भूखे रहता है, खाना नहीं खाता है, तो वह एनोरेक्सिया नर्वोसा है। ये बीमारी क्या होती है? एनोरेक्सिया नर्वोसा आती है, तो स्वयं को भूखे रखना। डिस्फेजिया क्या होता है? भाषा से संबंधित विकार को कहते हैं डिस्फेजिया, तो डी हो जाएगा यहाँ पे, भाषा की विक्षति। न्यूरोसिस क्या हो जाएगा? आमतौर पर व्यग्र, चौथे का ए हो जाएगा। और एडीएचडी क्या होती है दोस्तों? तो अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है दोस्तों, एडीएचडी का मतलब। ठीक है, तो यहाँ ये किससे? हाइपर एक्टिविटी से संबंधित होगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। तो पहले का एफ है, दूसरे का क्या हो जाए? तो दोस्तों आप इसको ही इसी तरह कर लीजिए। यहाँ पे क्या है? पहले का एफ एनोरेक्सिया, एफ ई डी ए और बी, एफ ई डी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये बी वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये बी वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्न में से कौन सा मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है? ए है MUAC, बी है रक्तचाप, सी है लंबाई, डी है कमर की परिधि। तो मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि कौन सी नहीं है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे रक्तचाप जो है मानव मिति पोषण स्तर की निर्धारण विधि नहीं है। कौन कौन सी है? MUAC है, लंबाई है और कमर की परिधि है। तो आप लोग इस तीनों को नाम याद रखिएगा। MAUC है, लंबाई है और कमर की परिधि। 73 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73। शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेन्यू की पौष्टिकता इस पर बताते हैं। ए है मेन्यू कार्ड पर, बी है प्रदर्शन बोर्ड पर, सी है वेबसाइट पर, डी है ईमेल पर। तो जो शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेन्यू पौष्टिकता किस पर बताते हैं? तो वो दोस्तों किस पर? वेबसाइट पर बताते हैं, ताकि वो क्या है, उनके कस्टमर जो है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है उनको जानकारी दे सके। वो जो है क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को जानकारी उससे दे सके। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है।
चेचक का टीका निम्न से किसने खोजा? ए है लुईस पास्चर ने, बी है रॉबर्ट कोच ने, सी है एडवर्ड जेनर ने, डी है जॉन साल्क ने। तो चेचक का टीका किसने खोजा था दोस्तों? तो वो हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। किसने? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और इनको इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी का एडवर्ड जेनर को पिता भी कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, डायपर चकत्ता के होने का कारण क्या है? ए है ईस्ट संक्रमण, बी है वायरस संक्रमण, सी है हेलमिंथ, डी है प्रोटोजोअल संक्रमण। तो डायपर चकत्ता के होने का कारण क्या होता है दोस्तों? तो ए हो जाएगा ईस्ट संक्रमण होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं? ए है कोरियन, बी है नाभिक रज्जु, सी है गर्भनाल, डी है एमनियन। तो भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं दोस्तों? तो एमनियन कहते हैं। आंतरिक परत को एमनियन कहते हैं और बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आंतरिक परत को और बाहरी परत को कोरियन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, भ्रूणावस्था रहती है? ए है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, बी है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, सी है 8 सप्ताह से 24 सप्ताह तक, डी है 8 सप्ताह से जन्म तक। तो भ्रूण तो 3 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों गर्भकालीन। कौन कौन सी? एक है पहले डिम्बावस्था या बीजावस्था कहते हैं, डिम्बावस्था या इसी को बीजावस्था भी कहते हैं। और ये कब से कब तक रहती है? तो ये रहती है तो फर्टिलाइजेशन से लेके निषेचन से 2 सप्ताह तक। ठीक है दोस्तों, निषेचन से लेकर फर्टिलाइजेशन से 2 सप्ताह तक डिम्बावस्था या बीजावस्था कहलाती है, गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक। और एक होती है भ्रूणावस्था, दूसरी अवस्था है भ्रूणावस्था होती है। ये कब से कब तक? तो 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक भ्रूणावस्था होती है। और एक होती है गर्भकालीन अवस्था, गर्भावस्था उसको कहते हैं। गर्भावस्था जो होती है 8 सप्ताह से जन्म तक गर्भावस्था होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? दूसरी अवस्था भ्रूणावस्था पूछ रहा है। तो ये कब से कब तक रहती है? तो ये रहती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक भ्रूणावस्था रहती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, डिम्बावस्था है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने ऊपर ही बताया डिम्बावस्था और बीजावस्था के बारे में। पहली अवस्था है, अब इसमें आपको आंसर देना है, क्या हो जाएगा? ए है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, बी है तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक, सी है तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने तक, डी है स्त्री का अंडाणु। तो डिम्बावस्था कब तक होती है दोस्तों? तो गर्भधारण से 2 सप्ताह तक डिम्बावस्था। आंसर क्या हो जाएगा? एक गर्भाधारण से 2 सप्ताह तक डिम्बावस्था होगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? ए है प्रोजेस्टेरॉन, बी है डिम्ब ग्रंथियां, सी है गर्भाशय और डी है डिम्ब वाहिनी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन जो है स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? तो वो है प्रोजेस्टेरॉन जो है नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये एक क्या है? हार्मोन है, जबकि ये डिम्ब ग्रंथि है, गर्भाशय और डिम्ब वाहिनी क्या है? ये स्त्री प्रजनन अंग है और प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। ए है प्रति सप्ताह, बी है माह में 2 बार, सी है माह में 1 बार, डी है माह में 3 बार। तो प्रत्येक गर्भवती स्त्री को दोस्तों 7 महीने में कब करवाना चाहिए? तो 7 महीने में जो है तो हर माह में 1 बार जो है ज़रूर जो है चेकअप के लिए जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्य केंद्रों पर तो माह में 1 बार अवश्य जाना चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, बेनेडिक्ट रॉथ स्पाइरोमीटर नापने का एक यंत्र है। ए है एसडीए को नापने का, बी है बीएमआई को नापने का, सी है बीएमआर को नापने का, डी है एमएमआर को नापने का।
तो बेनेडिक्ट रॉथ-स्पायरोमीटर क्या है दोस्तों, क्या नापने का यंत्र है, तो वो है बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मापने का यंत्र है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बीएमआर को नापने का। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, कैलोरी इकाई है, ए है बीएमआर, बी है बीएमआई, सी है गर्माहट, डी है तापक्रम। तो कैलोरी इकाई क्या है दोस्तों, एक गर्माहट होती है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गर्माहट होती है। बीएमआर क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका फुल फॉर्म होता है। विश्राम की अवस्था में जितने जो है ऊर्जा स्वतः जो है, जो नष्ट ऊर्जा जो है खत्म होती है, वो क्या कहलाती है, तो बीएमआर हो जाएगा दोस्तों। बीएमआई क्या कहलाता है, बीएमआई का सूत्र क्या होता है, तो बॉडी मास इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है बीएमआई का, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो वेट जो होता है, वेट केजी में होता है अपॉन लंबाई जो है, लंबाई कितने में होती है, मीटर स्क्वायर में होती है। लंबाई का होल स्क्वायर कर लीजिए या मीटर स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो लंबाई स्क्वायर में रहती है, वेट अपॉन वेट केजी में रहता है, लंबाई मीटर स्क्वायर में। ठीक है, बीएमआई का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से किस की विफलता का कारण है, ए है फेफड़े की, बी है किडनी की, सी है लीवर की, डी है मस्तिष्क की। तो एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो है आम दवा है, जिसके कारण क्या, कौन सी विफलता होती है, किसके कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लीवर के लिए। ये लीवर को विषाक्त करने के लिए जिम्मेदार है एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा और मांसपेशियां होती ऐसी स्थिति को कहते हैं, ए है क्वाशियोरकर, बी है सूखा रोग, सी है स्कर्वी, डी है बेरी। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, जब वृद्धि तीव्रता से बाधित हो और शरीर पर उपचर्म यानी वसा और मांसपेशियां बिल्कुल भी स्थित नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, सूखा रोग कहलाता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, सूखा रोग, इसे मैरास्मस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैरास्मस कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, शरीर क्या होती है, बहुत ही दुबला पतला रहता है, इसमें मांस भी बिल्कुल भी नहीं रहता, हड्डी केवल हड्डियां ही दिखती रहती है। तो ये प्रोटीन की क्या है, कमी से होता है। और क्वाशियोरकर भी प्रोटीन की कमी से इसमें, लेकिन शरीर क्या होता है, मोटा रहता है और गोलू मोलू सा चेहरा रहता है। ठीक है दोस्तों, पूरी शरीर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है, ए है कुपोषण की दशा में, बी है मोटापे की दशा में, सी है उच्च रक्तचाप में, डी है रक्ताल्पता में। तो उच्च प्रोटीन आहार किस में दिया जाता है दोस्तों, तो कुपोषण की अवस्था में। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, कुपोषण की अवस्था में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है, ए है विज्ञान, बी है खाद्य विज्ञान, सी है पथ्य, डी है पोषण। तो शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में क्या परिभाषित है, तो वो पोषण है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, डी हो जाएगा, पोषण। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है, ए है सेप्टिक टैंक, बी है कृत स्लज प्रक्रिया, सी है सीवेज फार्मिंग, डी है उपरोक्त सभी। तो सीवेज के शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया क्या हो जाएगी दोस्तों, तीनों हो जाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ एबव हो जाएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है, ए है कार्यसूची, बी है जिद, सी है गति, डी है आदत। तो किसी दोस्तों किसे कहा गया कि बर्ताव को, जो कोई भी आचरण हो जो दोहराया जाता है तो वह क्या हो, स्वचालित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, आदत। किसी भी कार्य को जब हम पहले तो करते रहते हैं, फिर उसे आचरण में ला देते हैं और हमेशा करते रहते हो, क्या फिर आदत, हमारे आदत हो जाती है उस कार्य को करने की। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, तेलिया मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है, ए है ओमेगा 3 फैटी एसिड, बी है ओमेगा 4 फैटी एसिड, सी है ओमेगा 5 फैटी एसिड, डी है ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो तेलिया मछलियों के किस घटक का नाम है दोस्तों जो मस्तिष्क के विकास में मदद करता है, वो आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। आंसर क्या हो जाएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? ए है डॉक्टर की, बी है डाइटिशियन की, सी है नर्स की, डी है गृहिणी की। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी हो जाएगी डाइटिशियन की। किसकी? बी हो जाएगी डाइटिशियन की। आहार चिकित्सा में भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं। ए है स्मरण पर, बी है चिंतन शक्ति पर, सी है सृजनात्मकता पर, डी है लेखन कौशल पर। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण किस पर आधारित होती है? तो वो स्मरण पर। आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्मरण पर आधारित होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा। ए है मॉडलिंग, बी है प्रबलन, सी है परिपक्वन, डी है पर्यावरण। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रबलन, रीइंफोर्समेंट के द्वारा, रीइंफोर्समेंट के द्वारा जो है प्रभावित होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, तनाव यह संचारण के लिए अवरोध है। ए है सामाजिक, बी है सांस्कृतिक, सी है मनोवैज्ञानिक, डी है भौतिक। तो तनाव यह संचारण के लिए अवरोध है, तो क्या हो जाएगा? तनाव किससे संबंधित? तो मस्तिष्क के, यानी तनाव क्या मस्तिष्क में होता है, तो किससे? मनोवैज्ञानिक। आंसर क्या हो जाएगा? सी, मनोवैज्ञानिक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। ए है मसली हुई सब्जी, बी है मसले हुए फल, सी है उबला हुआ अंडा, डी है जल। तो ठोस पूरक भोज्य पदार्थ कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, जल जो है ठोस पूरक भोज्य पदार्थ में नहीं आता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए। ए है 3 माह की आयु से, बी है 5 माह की आयु से, सी है 4 माह की आयु से, डी है 6 माह की आयु से। तो शिशुओं को पूरक आहार देना कब आरंभ करना चाहिए? तो हो जाएगा डी, 6 माह की आयु से जो पूरक आहार देना चाहिए। पूरक आहार पहले कैसे देना चाहिए? पहले जो है तरल देना चाहिए, फिर अर्ध तरल, फिर जो है ठोस पदार्थ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, माँ जो है 6 महीने तक क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, स्तनपान जो है करवाती रहती है, और 6 महीने के बाद जो है शिशु को पूरक आहार देना प्रारंभ करती है। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे करके। और स्तनपान के बारे में जान लेते हैं, तो स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह माना जाता है। और सबसे पहली बार स्तनपान सप्ताह किसके द्वारा और कब मनाया गया था? तो 1992 में मनाया गया था। और किसके द्वारा? तो वाबा के द्वारा। किसके द्वारा? वाबा के द्वारा जो है, वाबा यानी वर्ल्ड एलायंस, वाबा यानी कि वर्ल्ड एलायंस ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। ठीक है दोस्तों, ये वाबा का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा 6 माह की आयु से। और इससे संबंधित स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों और एक जो है योजना भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाई गई। कौन सी है? तो माँ योजना। क्या है आंसर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? माँ योजना। ठीक है दोस्तों, माँ से क्या मतलब है? माँ का मतलब यानी मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है यानी माँ का पूर्ण स्नेह। और ये कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 5 अगस्त 2016 में। 5 अगस्त 2016 में माँ जो है योजना चलाई गई थी। किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर 6 मंथ डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है,
प्रभावी संचार की भाषा संबंधी बाधा है। ए है अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग, बी है कठिन शब्दों का प्रयोग, सी है ए व बी दोनों, डी है सरल शब्दों का प्रयोग। तो प्रभावी संचार की भाषा संबंधी बाधा कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, सी अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग और कठिन शब्दों का प्रयोग। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है। परामर्श का उद्देश्य होता है। ए है रोगी की समस्याओं को सुनना, बी है रोगी की आवश्यकताओं को पहचानना, सी है मुख्य समस्या पर ध्यान केंद्रित करना, डी है उपयुक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? रोगी की समस्याओं को सुनना, रोगी की आवश्यकताओं को पहचानना और मुख्य समस्या पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ये परामर्श का उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 है, यूनिसेफ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? ए है 180, बी है 190, सी है 195, डी है 198। तो यूनिसेफ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वो है 190, बी हो जाएगा आंसर 190। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है। ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। आंसर क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और दोस्तों यूनिसेफ का हो गया। अगर पूछे जो है WHO के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो वो है 194 है। और अगर पूछे UNDP के कितनी है? UNDP का कितनी है? तो 170 है। और पूछे UNFPA के कितने सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो वो है UNFPA की 144 UNFPA की। ठीक है दोस्तों, UNFPA की 144 है। और रेड क्रॉस की कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय जो रेड क्रॉस समिति उसकी, तो वो हो जाएगा 100। आगे देखते हैं आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी 190। क्वेश्चन नंबर 99 है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल प्रजनन दर कितनी है? ए है 2.1, बी है 2.2, सी है 2.3, डी है 2.4। तो कितनी है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार? तो वो है कुल प्रजनन दर विश्व में 2.4 है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई थी? तो वो है 1969 में हुई थी। UNFPA इसी को कहते हैं, UNFPA कहते हैं। इसका फुल फॉर्म कहते हैं यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो है नाम में परिवर्तन कब हुआ था? तो 1987 में इसी का नाम UNFPA का नाम बदल के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी? ए है 1856 में, बी है 1859 में, सी है 1861 में, डी है 1863 में। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर डी हो जाएगा 1863 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनेट ने की थी। हेनरी ड्यूनेट ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।